जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एंड हैप्पी रंग पंचमी टू ऑल ऑफ यू। सो आज है 19 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की, तो इस पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। इवन हमारे पास आपके लिए हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी बैचेस अवेलेबल हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और आप अगर रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो करते हैं और आप फोन करके बताएंगे, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। और इवन अभी होली का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो चल ही रहा है, तो आप जो है वो जरूर डिस्काउंट का फायदा उठाएं और कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। तो देखो, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। जैसे कि आपको रूल्स पता है कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को सुनना है। और जो चीज मैं बोलूंगा कि ये लिख लो, तो उसको लिख लेना बस। वो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काम का होने वाला है। तो चलो, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग के थोड़े से कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ। आयुष गुप्ता ने बढ़िया आंसर्स जो है वो दिए हैं, वेरी गुड। आयुषी सिंह के भी आंसर हैं, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट के भी आंसर हैं। और रविंद्र कुमार, बिल्कुल हाँ, कमेंट बॉक्स पे ही आपको आंसर देना है और रेगुलरली आंसर देते चलो। और अच्छा, आपने अपने ही रिप्लाई में एक आंसर दिया, तो गाइस ट्राई किया करो, सेपरेट कमेंट जो है वो किया करो, जिससे कि मुझे आसानी हो आपके आंसर जो है वो देखने में। वैसे मैंने सबके आंसर जो है वो पढ़े हैं और पढ़ता हूँ। वेरी गुड गोल्डी, बहुत शानदार। आयुषी सिंह, अंजलि सिंह, वेरी गुड। प्रीति मिश्रा, ईशा ठाकुर, सोनम, पायल भारती, वेरी गुड यार। शगुन सिंह, गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार सभी को। तो ऐसे ही अपने आंसर्स देते रहो। देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा था, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग ट्राई करो इसका आंसर देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी सारे लोगों ने काफी बैलेंस अप्रोच के थ्रू आंसर्स दिए हैं और सपोर्ट किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, और ये बोलते हुए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए पहले। और बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने ये चीज मेंशन किया कि पहले जो है वो कंपनसेशन करो, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन करो, जो चीज हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो सीखी थी। राइट, कि किसी भी प्रोजेक्ट अगर इस तरीके का है, क्योंकि हमें पता है कि कंपनसेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कि हम पेड़ तो काट दे रहे हैं बट उसका एफॉरेस्टेशन नहीं किया जा रहा, कहीं और दूसरी जगह पेड़ नहीं लगाए जा रहे। दैट इज द बिगेस्ट हर्डल, बिगेस्ट इशू, जिसको आपने अपने आंसर में, अपने पॉइंट्स में हाईलाइट किया। मुझे काफी अच्छा लगा देखकर, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप अपने आंसर्स जो है वो लिखिएगा, तो उससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, आप जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, ट्राई टू इंक्लूड सच अप्रोचेस जो इंटरनेशनली चल रही है। चाइना की तरफ देखो, चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। तो क्या हम इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल आइलैंड्स नहीं तैयार कर सकते इस स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए? कम ऑन, कर सकते हैं ना। हमने देखा कि यहाँ पर जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने लेदर बैक टर्टल के भी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की जो है वो बात करी है। राइट, तो अगर आप इस क्षेत्र का अगर उपयोग जो है वो करोगे, क्योंकि देखो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, हम इस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये एरिया जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, तो इस एरिया पर हमें डेवलपमेंट करना है, हम दूसरे एरिया पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था कि हम कोई दूसरा एरिया देखें डेवलपमेंट के लिए, तो पॉसिबल। अब ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस एरिया पे है, तो हम दूसरे एरिया क्यों देखें? तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा गलत। राइट, दूसरा एरिया नहीं देखना है, एरिया तो यही रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेवलपमेंट करना। बट यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें, हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की तरफ देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, आर्टिफिशियल आइलैंड हम भी तो क्रिएट कर सकते हैं। उस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा? कोस्ट को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, राइट, और आगे जो है वो ले जाया जा सकता है, वहां पर सैंड वगैरह जो है वो डालकर। आप देखिए दुबई वगैरह में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, उन्होंने तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स अपने क्रिएट जो है वो किए हुए हैं, जिसमें पूरा शहर जो है वो बसाया हुआ है एक प्रकार से। कौन से, यस और नो? पाम जुमेरा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीजें हैं। तो कहानी वो है भाई, कि हमें भी इस प्रकार की प्रैक्टिस पर काम करना पड़ेगा। यस, कॉस्ट बहुत ज्यादा इसमें लगेगी, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम लोग सीख कर सकते हैं। यही तो सीख रहे हो आप, कि इस तरीके की अप्रोचेस आपको अपने आंसर्स में लगानी है, इस तरीके का माइंडसेट अपने आप को डेवलप करना है कि क्विकली इसका आंसर आए। कल मुझे
पता था ये वाला पॉइंट। और देखो हमेशा ये बात याद रखना, सब लोग एक जैसे आंसर लिखेंगे, आपकी कॉपी दूसरों से डिफरेंट कैसे होगी, ये आपका खुद का माइंडसेट डिफाइन करेगा। अब देखो आर्टिफिशियल आइलैंड वाली बात मैंने कही, इसके अलावा और भी कुछ इनोवेटिव चीजें आप मेंशन कर सकते हो। तो ट्राई करो कि आज जो अभी आप सीख रहे हो चीजों को, उसमें अपना थोड़ा दिमाग और लगाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थोड़ी देर बैठो, आराम से टॉपिक को समझो, ग्रैप्स करो, फिर सोचो कि इसमें यूनिक और क्या हो सकता है। यही तो आप अपने वे फॉरवर्ड में लिखोगे, जो आपको आपकी कॉपी दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट बनाएगा। अब हाँ, डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि हर कुछ लिख देना है। इट शुड बी लॉजिकल, और इट शुड बी लाइक कि हाँ यार इससे बेनिफिट मिलेगा, तब तो बढ़िया है। चलो एनीवेज, तो मेरा नाम है गाइस कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। जय श्री महाकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आपको पता है कि आपको ध्यान से जो चीज मैं बताऊंगा उसको आपको सुनना है, और जो चीज नोट करने के लिए बोलूंगा उसको आपको नोट डाउन करना है। तो साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि माउंट एरेबस, लिख लेना भैया, माउंट एरेबस, ये लोकेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एंटार्क्टिका में है, ब्रैकेट में लिख लो एंटार्क्टिका। माउंट एरेबस कहां पर है? एंटार्क्टिका में है। डैश, डैश बनाओ और लिखो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, दिस इज एन एक्टिव वॉल्केनो। अब इसके नीचे वाली लाइन में लिखना है कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कि ये सॉलिड गोल्ड पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। ये सॉलिड गोल्ड पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में भैया रिलीज कर रहा है, धूम मचा दी है इसने। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो ऐसा कर रहा है, गोल्ड पार्टिकल्स निकाल रहा है। जाओ चले जाओ उस ज्वालामुखी के पास में, आपको गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा, उसके बाद फिर वापस आके आप अमीर हो जाओगे। तो ये वॉल्केनो माइक्रो क्रिस्टल्स गोल्ड एमिट करता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी लिखने वाली चीज थी अभी आपने लिखी। अब सुनो ध्यान से, जो वॉल्केनिक गैसेस के साथ ट्रैवल करते हैं और 600 माइल्स तक जा सकते हैं। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि माउंट एरिबस डेली अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम गोल्ड रिलीज करता है, जो एनुअल बेसिस पर 64 पाउंड यानी कि 29 किलो के बराबर है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 2 मिलियन यूएस डॉलर है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जो है ये रिलीज कर रहा है गोल्ड अपने अंदर से। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, 100%। तो स्टार मार्क करो इस टॉपिक को, लोकेशन ध्यान में रखना, और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि इससे गोल्ड निकलता है ज्वालामुखी से। मजा आया? इंटरेस्टिंग लगा ये वाला पहला टॉपिक? तो लाइक का बटन हिट कर दो मजा आया तो। अब सुनो, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस गाइस दुनिया का सबसे सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। जहां पर एक्टिव वॉल्केनो लिखा है ना, उसी में एरो बनाकर जो है वो लिख दो, लिख दो सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, जो एंटार्क्टिका के रॉस आइलैंड पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रॉस आइलैंड कहां पर है, तो ये भी एरो बना देना, एंटार्क्टिका में रॉस आइलैंड पर है। इसकी हाइट 12,448 फीट है, जो इसे एंटार्क्टिका का दूसरा सबसे ऊंचा वोल्केनो वॉल्केनो बनाता है। अभी रिसर्च करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि एंटार्क्टिका का सबसे ऊंचा वॉल्केनो का नाम क्या है और उसकी हाइट कितनी है। इसका नाम ग्रीक भगवान एरिबस के नाम पर रखा गया है, जो डार्कनेस का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस को। ये एक ग्लेशिएटेड इंट्राप्लेट स्ट्रैटो वॉल्केनो है। आपने वॉल्केनो के अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर, तो ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है, जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से दूर स्थित है। इस वॉल्केनो में एक एक्टिव लावा लेक है, जो 1972 से मोल्टेन है। मोल्टेन समझते हो ना, मोल्टेन लावा जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये दुनिया के बहुत कम लावा लेक में से एक है, तो इसमें एक लावा लेक भी हम लोग को नजर आती है। बस ये लिखना नहीं, जो बोलूंगा लिखने के लिए बस वो चीज आप लिखिएगा। अब सुनो कुछ फिनोमेना। वॉल्केनो से 20 माइक्रोमीटर साइज के गोल्ड पार्टिकल्स उछलकर बाहर आते हैं, जो वॉल्केनिक गैस प्ल्यूम्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि गैसेस के थ्रू एक रीजन से दूसरी रीजन जाते हैं। एंटार्क्टिक टेम्परेचर की वजह से ये पार्टिकल्स जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं, रेदर देन स्टेइंग इन अ गैशियस और मोल्टन स्टेट, तो जल्दी से कड़क हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स लंबी डिस्टेंस तय करते हैं और वॉल्केनिक गैसेस के साथ 600 माइल्स से भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। गाइस वॉल्केनो डेली 80 ग्राम गोल्ड रिलीज करता है, जिसका मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6,000 यूएस डॉलर है। हर साल 29 किलो यानी कि 64 पाउंड के आसपास ये गोल्ड रिलीज करता है, जो 2 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास जिसका मार्केट वैल्यू है। ये अमाउंट भले ही
बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लेकिन ये वाइडली डिसबर्स्ड है। मतलब कि अब ऑब्वियस सी बात है, इसको कलेक्ट करना मुश्किल है, एकदम से आप थोड़ा ना कलेक्ट कर सकते हो पूरा का पूरा 2 मिलियन की वैल्यू को, कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है, कहीं छूट रहा है ना, ऐसा होगा। और ये कितना डेंजरस भी है इसको कलेक्ट करना। ऑब्वियस बात है कि भाई इतना लावा जब निकलेगा तो लावा जो है वो तो किसी भी चीज को पिघला देगा बॉस। है, जब वो पत्थर पहाड़ चट्टान मिनरल्स को नहीं छोड़ रहा है तो वो किसी भी चीज को पिघला देगा। तो उससे डील करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट फिर भी हम ह्यूमंस हैं, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि अब ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई है। अब रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे कैसे ये 29 किलो गोल्ड हमारा हो जाए है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब सुनो आगे की कहानी। माउंट एरेबस अपने स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें मोल्टेन लावा, वॉल्केनिक बॉम्ब्स और पायरोक्लास्टिक रॉक्स का रेगुलर इजेक्शन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोट ये रेगुलर करता है, जो काफी डेंजरस इसको बनाता है। ये विस्फोट लावा लेक से होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ट्रेस मेटल जैसे गोल्ड को रिलीज करती है। इस वॉल्केनो में एक इनएक्टिव साइड क्रेटर भी है, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए है, यानी कि एक ऐसा एरिया है इस वॉल्केनो, इस ज्वालामुखी में, जो एक्टिव नहीं है, जिस पर साइंटिस्ट जाकर थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब आगे की चर्चा करें तो गोल्ड की प्रेजेंस से साइंटिस्ट को डीप अर्थ प्रोसेस समझने में मदद मिलेगी। इसका स्टडी करने से यह समझ आता है कि गोल्ड डिपॉजिट कैसे बनते हैं ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि इतने सालों में धरती के अंदर गोल्ड कैसे बन रहा है वो समझने में साइंटिस्ट को मदद मिल रही है। एक्सट्रीम एंटार्क्टिक कंडीशन की वजह से डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन यहां पर मुश्किल है, यानी कि एकदम से हम इसको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते गोल्ड को, क्योंकि बहुत वेदर कंडीशन बहुत खराब है ना वहां पर। ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल है एंटार्क्टिक क्षेत्र में। और इसका स्टडी और गोल्ड पार्टिकल्स माइनेबल वेन्स में नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग आइस में डिस्पर्स्ड है, क्योंकि ज्वालामुखी फटा, उसने गोल्ड फेंका और वो हर हर तरफ फेंक रहा है गोल्ड को, है ना। कुछ गोल्ड जो है वो गैसेस के फॉर्म में जो है वो दूर जाकर सॉलिडिफाई होकर फिर कहीं कहीं पे गिर रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं कि गोल्ड कहाँ कहाँ पर जो है वो जा रहा है। तो उनको कलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग। और फिर कंटिन्यूअस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से एक्सप्लोरेशन काफी डेंजरस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। बट यस, माउंट एरेबस और दूसरे सिमिलर वॉल्केनोस पर फ्यूचर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन से मिनरल ट्रांसपोर्ट और वॉल्केनिक प्रोसेस के बारे में वैल्यूएबल स्टडी की जा सकती है। साइंटिस्ट ये जांच कर रहे हैं कि ये फिनोमेना दूसरे आसपास के वॉल्केनोस पर भी होता है, जो अभी तक डिटेल में स्टडी नहीं किया गया है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है। माउंट एरेबस से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा। माउंट एरेबस के आसपास गाइस 5 लाख पेंगुइन्स है, एडिली पेंगुइन्स, जो इस एरिया की जैव विविधता को दर्शाता है। वॉल्केनिक गैसेस जो रिलीज हो रही है ना यहाँ से, इससे आसपास की एयर क्वालिटी काफी खराब हो रही है। माउंट एरेबस को सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। रिसर्चर्स ये स्टडी कर रहे हैं कि वॉल्केनिक एमिशन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और पोटेंशियल क्लाइमेट इंपैक्ट्स पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो गाइस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन जो माउंट एरेबस और दूसरे सिमिलर वॉल्केनोज हैं, इस पर रिसर्च करना हमें और ज्यादा जरूरी है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को मॉनिटर करना चाहिए, जो वॉल्केनिक एमिशन लोकल वाइल्ड लाइफ पर डाल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लोकल एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है इससे, की जिससे आसपास की प्रजातियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए, जो माउंट एरेबस से एमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखें। और साइंटिस्ट को यह भी देखना चाहिए कि क्या ये गोल्ड एमिशन फिनोमेना दूसरे वॉल्केनोज पर भी होता है, जिसे हम इस प्रोसेस को और अच्छे से समझ सकें। तो माउंट एरेबस से रिलेटेड गाइस क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। इसकी लोकेशन ध्यान में रखना, ये इसका महत्व कितना ज्यादा है आज की डेट में वो ध्यान में रखना, गोल्ड एमिशन के फिनोमेना को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस टॉपिक पर इवन ऐसे लिखने पर, के बारे में भी मतलब आ सकता है कि ऐसे लिखो। राइट, बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2025 से, मैं जो पढ़ाता हूँ अच्छे से समझ में आता है ना, बिल्कुल दिमाग में बैठता है ना, हर एक चीज क्लियर होती है। कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो।
गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं, इसको रिप्लेस करते हुए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 onwards, एनपीएस विल बी रिप्लेस्ड बाय यूपीएस। एनपीएस को यूपीएस रिप्लेस कर देगी। अब यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम देखने को मिलेगी। इस स्कीम का उद्देश्य गारंटीड पेंशन पे आउट देना है, जो रिटायरीज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाता है, जबकि जो नेशनल पेंशन स्कीम के सिमिलर कंट्रीब्यूटरी मॉडल को मेंटेन भी ये करता है। महाराष्ट्र पहला राज्य है यूपीएस को लागू जो कर रहा है, और आने वाले वर्षों में दूसरी स्टेट्स से भी इसकी अनुकरण की संभावना बताई जा रही है, यानी कि वो भी इसको फॉलो कर लेंगे, लागू कर लेंगे। लिख लो भैया, महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बन रहा है जो कि यूपीएस को लागू करेगा। अब थोड़ा चीजों को समझो। भारतीय पेंशन सिस्टम ने ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम और अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम तक सफर तय किया है। याद रखना, ये जो पूरा हमारा जो पेंशन सिस्टम है, पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम था, फिर नेशनल पेंशन सिस्टम आया है, न्यू पेंशन सिस्टम आया है, या फिर यूपीएस, अब नया सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो फिस्कल प्रायोरिटीज और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में बदलाव को दर्शाता है कि हमारी आज की डेट में फाइनेंशियल तौर पर क्या प्रायोरिटीज हैं, और डेमोग्राफिक ट्रेंड यानी कि पॉपुलेशन की ट्रेंड को में बदलाव को बता रहा है। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का, ये लिख लिख भी लेना डिफरेंस। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी यानी कि जिस पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं, उसका 50% बिना किसी कंट्रीब्यूशन के फिक्स्ड पेंशन मिलती थी, जो सरकारी रिसोर्सेस पर स्ट्रेस क्रिएट करता था। फिर आई नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ जो रहता है ना, वो ये है, जहां कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और सरकार 14% का कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन इसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स की वजह से रिटायरीज के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ गया। मतलब सिंपल सी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि भाई, अगर ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, बट जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मार्केट में जो डिमांड सप्लाई के कारण जो है वो मार्केट में चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो इसके चलते एम्प्लॉयज खुश नहीं थे। फिर अब ये लेकर आए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका उद्देश्य फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करते हुए, यानी कि सरकार के ऊपर बोझ भी ना पड़े और गारंटीड पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए कर्मचारियों को, इसके लिए यह लाया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी के लिए प्रेडिक्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सुनिश्चित हो सके, यानी कि वो खुद से आज की डेट में डिसाइड कर सकें कि उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको कितनी पेंशन मिले। इट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट प्लान्स, जो कई बार हम जो है वो लेते हैं। काफी सारी कंपनी होती है ना जो आपसे बोलती है कि 10 ईयर्स तक आप जो है वो इतने पैसे जो है वो जमा करो, 5-5 हजार रुपए हर महीने जमा करो, और 10 ईयर्स खत्म होते सही थी आप या तो लमसम इतने रुपए निकाल सकते हो, या फिर आपको उसके बाद से इररिस्पेक्टिव यानी कि आपकी डेथ तक चाहे कुछ हो जाए, आपको महीने के 25 हजार रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। या फिर आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 10 हजार रुपये डालोगे तो 60 हजार, 20 हजार रुपये जो है वो डालोगे तो आपको 1.5 लाख, ऐसा। यस, समथिंग लाइक दैट ओनली। यहां पर ये चीज क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो लिख लो, ये पूरी चीजें लिखेंगे आप जो मैंने भी आपको बताई, ये तीनों पॉइंट्स, 2, 3, 4, ये तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। फिर अब आओ, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो तो आपने लिख लिया, एक आपको आइडिया लग जाएगा उससे। अब जो बताऊंगा ये फीचर्स बताऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, जो बहुत ध्यान से सुनना। पहला फीचर, गारंटीड पेंशन। जो रिटायर हुए हैं उनकी आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% मिलेगा।
जब तक उन्हें कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। यानी कि 25 ईयर्स की सर्विस उनने पूरी की, उसके बाद जो लास्ट 12 महीने में जो उनकी सैलरी थी उसका एवरेज का 50%। शानदार। नेक्स्ट, प्रपोर्शनेट पेंशन फॉर शॉर्ट सर्विसेज। कर्मचारी जो 10 साल से 25 साल तक सेवा देते हैं, उन्हें उनकी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी कि उन्होंने कितना सर्व किया है, उस अकॉर्डिंग फिर उनको पेंशन मिलेगी। उस रेशियो में कि कितने साल आपने सर्व किया है, उस कंपैरेटिव रेशियो में उनको जो है वो मिल जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, 18.5% होगा, जो एनपीएस से, एनपीएस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एनपीएस में 14% ही था, उससे ज्यादा कर दिया। तो ये लिख लो भाई, ये फीचर्स हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। मिनिमम पेंशन गारंटी है, हर पेंशनर को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, जिससे लोअर इनकम एम्प्लॉय के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट लिखेंगे आप। पांचवा, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, जो ओपीएस और एनपीएस का बड़ा मुद्दा भी था, मुद्रा फीसदी। पेंशन को इन्फ्लेशन के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज पर लागू होता है। मतलब पेंशन में भी अब मुद्रा फीसदी को ध्यान में रखते हुए पेंशन दी जाएगी। फिर लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट, कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक बार का लमसम मिलेगा, जो उनकी आखिरी सैलरी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% के बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा, हर चाहे महीने की, मतलब सेवा के लिए। नो इम्पैक्ट ऑन अश्योर्ड पेंशन अमाउंट, यानी कि इस पर कोई भी पेंशन अमाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, फैमिली पेंशन बेनिफिट। कोई कर्मचारी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी सर्वाइविंग स्पाउस को, यानी कि उनके लाइफ पार्टनर को जो सर्वाइविंग है, उनको उनकी पेंशन का 60% मिलेगा। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, एनपीएस में एनरोल्ड कर्मचारी यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि उनको यूपीएस में शिफ्ट करना है, तो वो यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। सॉरी। जिससे उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स चुनने का फ्लेक्सिबिलिटी मिले। तो ये पूरे 8 पॉइंट्स लिखो, मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ स्टार मार्कर टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन बताया ओपीएस एनपीएस यूपीएस में। तो ओपीएस में सरकार द्वारा फिक्स पेंशन दी जाती थी, लेकिन ये फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल हो गया क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बर्डन बढ़ गया। एनपीएस ने मार्केट लिंक्ड रिटर्न इंट्रोड्यूस किए, जिससे पेंशन बेनिफिट्स अनसर्टेन हो गए और कर्मचारियों में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ गया। यूपीएस गारंटीड पेंशन पेंशन सुनिश्चित करता है, जबकि कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल को मेंटेन भी करता है, जिससे एम्प्लॉय और सरकार दोनों के लिए फाइनेंशियल रिस्क कम होते हैं। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अंदर एक फीचर और जिसके बारे में जो है वो चर्चा हुई थी, कि अपने कंट्रीब्यूशन को जो है वो इंक्रीज करने वाली, वो ड्राफ्ट में था मेरे ख्याल से, मतलब वो उसमें था, क्या बोलते हैं, प्लान्स में। अभी एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। बट अभी आप ये फीचर्स तो लिख ही लो कि ये फीचर जो 8 है वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ये 8 के 8 फीचर्स, राइट। और वैसे तो एक प्रकार से पेंशन बढ़ने वाली जो सिनेरियो जो थी, कि कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पेंशन जो है वो बढ़ाई जा सकती है, वो वाला सिनेरियो उन्होंने इस तरीके से जो है वो कर दिया। अगर आप इसका पहला वाला पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे, कि जितने भी रिटायरीज हैं उनको एवरेज बेसिक पे, यानी कि जो उनको पिछले 12 महीने में मिल रही है रिटायरमेंट से पहले, उसका 50% जो है मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी सर्विस में दे सकते हैं। जितनी उनकी हाई पोस्ट होगी, जितनी हाई पोस्ट से वो रिटायर जो है वो होंगे, उतना उनको बेनिफिट मिलेगा। तो एटलीस्ट 25 ईयर्स की सर्विस जिसने कंप्लीट की होगी उसको ये वाला बेनिफिट मिलेगा, बाकियों को
उनके सैलरी के प्रपोर्शन, मतलब कितने साल तक उन्होंने सर्व किया है उसके प्रपोर्शन में जो है उनको मिल जाएगा, देश को कितनी सेवा दी है उस अकॉर्डिंग। तो ये बढ़िया चीज है यार, यूपीएस काफी बेहतर एक ऑप्शन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। बस बट हर चीज बेहतर नहीं होती, उसमें कुछ चिंताएं भी होती, चैलेंजेस भी होते हैं। वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब ये जो यूपीएस है, इसका उद्देश्य पेंशनर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है, जबकि सरकार पर लॉन्ग टर्म फिस्कल बर्डन को मैनेज करना है। सरकार का उद्देश्य ये है कि लॉन्ग टर्म जो उनके ऊपर बर्डन आ रहा है उसको वो मैनेज करें। सरकार का कंट्रीब्यूशन यहां पर देखो बढ़ गया है, 18.5% हो गया। इससे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं अगर सही से मैनेज नहीं किया गया तो। फिस्कल डेफिसिट बढ़ ही जाएगा, राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ जाएगा इससे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कम करने में मददगार हो सकती हैं। इस स्कीम से कर्मचारियों में बेहतर सेविंग हैबिट्स को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित होती है। देखो लिखा भी है कि सेविंग बेनिफिट हैबिट्स, तो कुछ ये लेकर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया नहीं, जो मैं भी आपको कंट्रीब्यूशन वाला जो पॉइंट बता रहा था ना, तो वो भी इसके अंदर देखना आएगा बहुत जल्दी, या कोई ना कोई स्टेट्स इसको जो है वो लागू कर देगी। तो राज्यों को अपनी पेंशन बजट्स को दोबारा एक्सेस करना होगा, ताकि रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन और पे आउट स्ट्रक्चर्स को अकोमोडेट किया जा सके। बट चिंता यही है यार, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 18.5% का प्रेशर हो जाएगा। यूपीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेंशन फंड मैनेजमेंट को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एनपीएस अकाउंट्स को ट्रांजिशन और स्मूथ डिस्पर्सल मैकेनिज्म सुनिश्चित करना होगा। कर्मचारी जो पहले से एनपीएस के तहत अपनी रिटायरमेंट प्लान कर चुके हैं, वो ट्रांजिशन के कुछ एस्पेक्ट्स को चैलेंज कर सकते हैं। जबकि स्कीम इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की गारंटी देती है, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट से गवर्नमेंट लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं। सभी राज्यों को यूपीएस को अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, जिससे राज्य कर्मचारियों के बीच पेंशन बेनिफिट्स में डिस्पैरिटी हो सकती है, कि किसी को फायदा मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो ये एक डिवीजन भी क्रिएट जो है वो कर सकता है। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो एनपीएस से यूपीएस में फेज ट्रांजिशन हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार को स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान डेवलप करने चाहिए, ताकि यूपीएस फंड्स स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करें, ताकि पे आउट की गारंटी भी हो। फिर एक इंडिपेंडेंट पेंशन रिव्यू बॉडी स्टैब्लिश की जाए, जिससे कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को मॉनिटर करना और पॉलिसी एडजस्टमेंट सजेस्ट करने में मदद मिले। यानी कि एक अलग कमेटी आप बना दो जो रेगुलर बेसिस पर इस पूरे सिस्टम को, पेंशन सिस्टम को रिव्यू करे, यूपीएस को रिव्यू करे। और कर्मचारियों को मैंडेटरी 10% से ज्यादा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करने का ऑप्शन देने से पेंशन बेनिफिट एनहेंस किया जा सकता है। देखो मैं आपको बोला था ना कि ऑप्शन दो उनको कि वो 10% से ज्यादा पेंशन डालें, जो मैं आपको वाला फीचर बता रहा था कि जो ज्यादा डालेगा उसको ज्यादा हाई रिटर्न्स मिलेगा, उस तरीके का। तो देखो यहां पर है, बट उसको डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं यहां पर आप लोगों के लिए, देखो ये पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये पूरा टॉपिक गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इस टॉपिक के अंदर है ना। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज छोड़नी है, कुछ चीज वो करनी है। इसमें अक्सर टॉपिक में बोलता हूँ कि ये काम करनी है, इसमें पूरी चीज काम की है बॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्कर लिख लेना। और पेंशन रिफॉर्म से रिलेटेड मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में तो इसमें जितनी भी चीज लिखी है वो पूरी पूछी जाएंगी। और जैसे कि मैं भी आपको एक्सप्लेन जो करता हूँ ना, मैं सिर्फ एक मतलब आर्टिकल के ऊपर निर्भर नहीं होता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। आई बेसिकली स्टडी अ लॉट ऑफ स्टफ्स, फिर उसके बाद फिर मैं आपके लिए लेक्चर डिलीवर करता हूँ। यानी कि एक टॉपिक को मल्टीपल आर्टिकल्स कवर करने के बाद फिर यहाँ पर मैं अपने नोट्स रेडी करके आपके सामने आता हूँ। तो ये चीज है गाइस, ओवरऑल होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लिख लो आईसीएमआर। इनके द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में, एक स्टडी में ये पता चला है कि पल्यूटेड रिवर ड्रेन्स के पास रहने वाले व्यक्तियों को कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा है। तो यानी कि जो लोग पल्यूटेड रिवर के पास रहते हैं तो वो और ज्यादा प्रोन होते हैं कैंसर के। तो ये चीज लिख सकते हो, आईसीएमआर की एक नई रिसर्च जो है वो हम लोग को इस चीज के बारे में बता रही है कि पल्यूटेड रिवर के पास जो भी लोग रह रहे हैं तो उनको ज्यादा रिस्क है कैंसर डेवलप करने का।
बस इतनी सी सिंपल सी चीज बस लिख लो, मेंस में लिख सको, जिससे कि आप बस दैट्स इट। और अब सुनना है आपको टॉपिक को ध्यान से। अब इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि नदी के पानी में लेड, आयरन, एल्यूमिनियम जैसे खतरनाक तत्व की मात्रा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियमित सुरक्षित सीमा से काफी ज्यादा है। बढ़ते कैंसर के मामलों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के कई पहलू मतलब इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं, जिसमें बेहतर कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एड स्कीम और सस्ती दवाई का सप्लाई भी शामिल है। अब सुनना बात बहुत ध्यान से। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अ, अचानक से सेल जो होता है उसकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से होने लगती है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं हम लोग, है ना। और ये आसपास के टिश्यूज पर भी प्रभाव डालती हैं और पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखती हैं। ये दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट डेथ केसेस में एक है कैंसर। यानी कि टॉप मोस्ट डेथ जो होती है जिन बीमारियों के कारण, उनमें से एक है कैंसर। तो ये फैक्ट्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। वन ऑफ द लीडिंग कॉस्ट ऑफ डेथ ग्लोबली। आईसीएमआर स्टडी इंडिकेट जो है वो करती है कि इंडस्ट्रियल पल्यूटेंट्स या फिर खराब पानी के कांटेक्ट में आने से कैंसर सेल्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं बॉडी के अंदर। हैवी मेटल्स जो पानी में होते हैं ये डीएनए डैमेज कर सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है वो कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो ये चीज है। अब ये टाइप्स लिख लो कैंसर के, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरे के पूरे छह के छह टाइप, कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। छह के छह लिखो। कार्सिनोमा, ये सबसे आम प्रकार का कॉमन टाइप का कैंसर है। इसमें लिखना आप, ये एपिथीलियल सेल्स से उत्पन्न होता है, जिसमें लंग्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर शामिल है। ये चारों कौन सा कैंसर, मतलब कौन सा टाइप का कैंसर किस चीज से एसोसिएटेड, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्सिनोमा लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर से एसोसिएटेड है। सार्कोमा, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज जैसे बोन्स, मसल और फैट पर प्रभाव डालता है, लिख लेना। ल्यूकीमिया, ये ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होता है जो असामान्य वाइट ब्लड सेल की अत्यधिक उत्पत्ति का कारण बनता है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अननेचुरल तरीके से जब ग्रो होने लगते हैं डब्ल्यूबीसी, तब ये वाला कैंसर डेवलप हो जाता है, ल्यूकीमिया। फिर एक लिम्फोमा कैंसर होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जो इम्यून फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा है मल्टीपल माइलोमा। ये प्लाज्मा सेल जो व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है, इसमें होता है और इससे बोन्स को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर छठा प्रकार है मिलेनोमा। ये स्किन और आंखों के पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, मेलिनोसाइट्स को प्रभावित करता है, लिख लेना भैया। ये छह की छह चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकती हैं। अब एक और चीज पूछी जा सकती है, स्टेजेस ऑफ कैंसर प्रोग्रेशन। अब बोलते हैं ना कौन सी स्टेज का कैंसर है, तो चार स्टेजेस होती है। स्टेज 1 to 3 की बात करें तो इसमें कैंसर लोकलाइज्ड होता है या आसपास के लिम्फ नोड्स में फैलता है, यानी कि ज्यादा बॉडी में फैलता नहीं है। इससे इलाज करना जो है वो संभव हो सकता है, यानी कि अगर किसी को स्टेज 1 to 3 में कैंसर है तो उसका इलाज ठीक हो, मतलब वो ठीक हो सकते हैं। बट स्टेज 4, इसको बोलते हैं मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर स्टेज 4 है। इस स्टेज पर कैंसर शरीर के, मतलब बहुत दूर दूर तक जो है वो शरीर में अंदर ही अंदर फैल जाता है, यानी कि अपनी ओरिजिन साइट से जो है वो बहुत दूर तक फैल जाता है ट्यूमर। और इसे इलाज करना काफी चैलेंजिंग होता है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आप लिख लेंगे। अब सरकार के इनिशिएटिव सिर्फ नाम लिखेंगे बस आप। टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटी स्कीम 2013-14 की स्कीम है ये। सिर्फ नाम लिखेंगे कि सरकार की कौन सी स्कीम है कैंसर को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए। अब देखो, इस स्कीम का उद्देश्य है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और टर्शरी कैंसर केयर सेंटर्स की स्थापना करके भारत में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स के लिए 120 करोड़ और ये जो टर्शरी केयर कैंसर सेंटर है इसके लिए 45 करोड़ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, जिसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। इसमें हाई क्वालिटी कैंसर ट्रीटमेंट
अर्ली डायग्नोसिस, पैलीलेटिव केयर की अवेलेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। फिर ऐसी दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से। तो स्कीम के अंतर्गत भी आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर शामिल है। हाल ही में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वर्ग के लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि अब आयुष्मान भारत स्कीम में ये हो गया है कि 70 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं, सबके सब इस स्कीम का अब हिस्सा बन जाएंगे। फिर अमृत इनिशिएटिव, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। इस इनिशिएटिव की शुरुआत कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए लो कॉस्ट मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसमें अमृत फार्मेसीज के माध्यम से आवश्यक कैंसर की दवाइयों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया। फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके बारे में तो आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा है, तो इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जेनरिक दवाइयां प्रोवाइड करा रहा है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। बट चुनौतियां भी हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की कमी है, जिससे पेशेंट्स को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तमाम सरकारी जो इनिशिएटिव्स हैं उसके होने के बावजूद भी कैंसर का इलाज महंगा है, खासकर एडवांस स्टेज के पेशेंट्स के लिए। कई मामले में लेट स्टेजेस पर पता लगता है कि कैंसर हुआ है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है और पर्याप्त स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है, डायग्नोसिस करने वाले प्रोग्राम्स नहीं है। आईसीएमआर के अध्ययन में यह कंफर्म किया गया है कि औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल पल्यूटेंट और कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस कैंसर के बढ़ते मामले में एक मुख्य योगदान दे रहे हैं। ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफी लो है, जिससे कैंसर सेंटर्स पर बोझ जो है वो काफी ज्यादा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है ना हमारे यहाँ, तो जो प्रॉब्लम होती है वही इसका सोल्यूशन होता है। अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम शुरू करो, डायग्नोस जल्दी करो लोगों को, एनवायरमेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाओ, जिससे कि इन पल्यूटेंट्स के कारण लोगों में कैंसर ना हो। कैंसर केयर सेंटर्स को और बढ़ाओ और जगहों जगहों तक एस्टैब्लिश करो। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ जो है वो बढ़े, उस पर टारगेट करो। डॉक्टर पेशेंट रेशियो को बढ़ाओ। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने भी आपको बताई, और प्रीलिम्स के लिए भी टाइप्स ध्यान में रखना, स्टेजेस ध्यान में रखना, ये चीज पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट चेंज और स्पेस डेब्रिस का है। मैं सिर्फ इसकी न्यूज बताऊंगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक हम पिछले एक महीने में कम से कम 4 बार कवर कर चुके हैं। स्पेस में मौजूद मलबा कितना खतरनाक है, ये बात आप जानते ही हैं। तो एमआईटी, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट द्वारा हाल ही में किए गए एक स्टडी में यह बताया गया कि क्लाइमेट चेंज स्पेस डेब्रिस की समस्या को और भी बढ़ा रहा है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से स्पेस में मौजूद जो मलबा है उसकी प्रॉब्लम और बढ़ रही है। अब ये बस समझ लो कैसे। इस अध्ययन के अनुसार बढ़ते कार्बन एमिशन से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में कमी आ रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो, ये प्रीलिम्स में आ सकता है अगला क्वेश्चन, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में जो है वो कमी हो रही है। घनत्व बोलते हैं ना हम लोग, वायुमंडल की घनत्व। बिल्कुल हाँ। स्टडी बता रही है कि कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में कमी हो रही है, जिससे लो अर्थ ऑर्बिट में जो मलबा है उसका नेचुरल रिलीज कम हो सकता है और टकराव का खतरा बढ़ सकता है। सिंपली इन्होंने ये चीज बताई है। साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है 21वीं सदी के अंत तक लो अर्थ ऑर्बिट में 82% जो खतरे हैं, मतलब हम लोग को आप देख सकते हो, मतलब एरियाज ऐसे हैं जो खतरे में पड़ सकते हैं। 82% अवेलेबल स्पेस जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि वहां पर सैटेलाइट ऑपरेशंस आप कर ही नहीं सकते 82% एरिया में, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा मलबा हो जाएगा
कि आपकी अच्छी खासी सैटेलाइट जो है वो टूट सकती है उस मलबे से, उस कचरे से। तो बस इस पूरे टॉपिक के अंदर ये वाला पॉइंट बस ध्यान में रखना है। एमआईटी की एक स्टडी आई है जो बोल रही है कि टेम्परेचर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लेवल बढ़ने से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लाइमेट चेंज और उसका स्पेस डेब्रिस पर क्या इंपैक्ट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एटमॉस्फेरिक डेंसिटी को कम कर रहा है ना। बस इतनी चीज ध्यान में रखना। बस एटमॉस्फेरिक ड्रैग जो है वो कम कर रहा है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस को जो है वो कम कर रहा है। बस बाकी स्पेस डेब्रिस क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपको ऑलरेडी पता है। नेचुरल सैटेलाइट हमारी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट के एग्जांपल्स। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा टॉपिक रिपीट हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज, अगर स्पेस में मलबा जो है वो बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपस में सैटेलाइट टकराएंगी, फ्यूचर हम मिशंस में हम लोग को प्रॉब्लम्स होंगी। इसके सोल्यूशन यही है जो आज की डेट में काफी सारी, ये देखो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, याद आ रहा है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अभी एक महीने में कम से कम 2-3 बार ये टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं एज इट इज। तो बस न्यूज जो थी वो मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने भी आपको बताई, जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसी से रिलेटेड आज हमारा एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है इस के एंड में, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करी है एक नई प्रजाति कॉन्ग्रिड ईल एरियोजोमा टेमिलिकम की, और ये तमिलनाडु टूटुकुड़ी के ऑफ कोस्ट पर। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये अभी न्यूज में था, क्या है ये। तो ये नई प्रजाति है इस मछली की। ये 14th ईल प्रजाति है जो कि इंडियन वाटर्स में डिस्कवर हुई है। लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना इसके नाम लिख लो और ये ध्यान में रखना कि ये ईल की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है। इसका नाम टमिलिकम जो है वो रखा गया है, तमिल से आई है इसलिए टमिलिकम। और वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ये डिटेल लिख लेना। स्टेट पीएससी ये लोग पूछ लेते हैं कौन से जीनस की है, कौन सी फैमिली की है, कौन से ऑर्डर की, तो ये पूरी चीज लिख लो। अब इसकी रूप कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, वो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो एग्जाम में जो है वो आती नहीं है। साइज और ग्रोथ क्या होती है इसकी, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी फोटो देख लेना बस एक बार। तमिलनाडु से ये पाई गई है, मिली है। इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। ये बेंथिक लाइफस्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है क्या होता है, ये बेसिकली एरिया वाइज जो है वो स्पीसीज को डिवाइड किया गया है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो किन किन क्षेत्रों पर है। जैसे बेंथिक होता है एक एरिया, है ना। तो ये चीज आप एनवायरमेंट की किताब जब पढ़ेंगे ना जनरल स्टडीज के अंदर, तो उसमें आपको कवर होगा एनवायरमेंट की ये टॉपिक्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मरीन बायोडाइवर्सिटी का, तो वो सब लिखने की जरूरत, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर वाली चीज थी बस वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, आज की डेट में समुद्र में रहने वाली प्रजातियों को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है 2025 का। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रखेंगे आप लोग। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है ये। सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स, पहले ध्यान सुन लो, है ना, इसको प्रस्तुत किया है जो पहले से मौजूद 4 कानूनों को रिप्लेस करेगा, जिसमें फॉरेनर्स एक्ट 1946 है और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 भी शामिल है। इस बिल का उद्देश्य है भारत में इमिग्रेशन, इमिग्रेशन समझते हो, कोई आ रहा है भारत के अंदर, हम उसका वीजा जो है वो अप्रूव करते हैं। तो इस बिल का उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन प्रणाली को सुधारने और राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना। इस बिल में एक नए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना की गई है जो भारत में फॉरेनर्स के प्रवेश, रहने और निकलने का नियंत्रण करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लिख लो, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ये एक नया बिल है जिसके तहत एक नया ब्यूरो हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं जो पूरी तरह से मॉनिटर करेगा कि कौन भारत के अंदर आया, कौन स्टे कर रहा है, कौन निकल रहा है, पूरी चीज देखेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो ये 4 बिल को पहला तो रिप्लेस कर रहा है। दूसरा फीचर है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो मैंने आपको बता दिया। तीसरा है आधार लिंक्ड वीजा, लिख लो, आधार लिंक्ड वीजा। इस बिल में यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत में प्रवेश करने वाले सभी फॉरेनर्स को आधार लिंक्ड वीजा प्राप्त करना होगा।
इस बिल में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि भारत में प्रवेश करने वाले सभी फॉरेनर्स को अपनी प्रवेश के समय अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी। इस बिल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुधारना और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। इकोनॉमिक बेनिफिट भी इसमें काफी ज्यादा होगा। इस बिल के अंदर होता है एक फीचर और भी था कि अब जो खर्चा जो है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड तरीके से इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है वाया एयरलाइंस, और उसका वीजा रिजेक्ट होता है या विदाउट परमिशन वो अगर आ गया है, तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन जो उसको लेकर आई है वो उसको वापस भेजे। इसमें अब सरकार खर्चा नहीं करेगी उसकी डिपोर्टेशन में। अब वो एयरलाइन के ऊपर ही पूरी जवाबदारी होगी, जिम्मेदारी होगी। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अच्छा, आधार बिल के अंदर कोई मैंडेट नहीं है, सॉरी यार। ये एक थोड़ा सा मैं करेक्शन जो है वो दूंगा। बिल के अंदर आधार लिंक वीजा का जो है वो मैंडेट नहीं है। इस पर जो है वो चर्चा चल रही थी, हटा दिया गया इस मैंडेट को। लिख लेना। पहले हम फॉरेनर्स का जो है वो बायो जो होता है ना कि बायो आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं, थंबप्रिंट लेना, रेटिना स्कैन करना, पहले हम लोग ये वो कर रहे थे कि हम जो है वो इस प्रकार से जो है पूरा उनका डेटा जो है मेंटेन करेंगे और उनको एक टेम्पररी कार्ड जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। बट ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करने पर मना किया गया क्योंकि प्रिवेसी का इशू बहुत ज्यादा हो रहा था कि और फॉरेनर्स आएंगे और उनके बीच में अगर प्रिवेसी का इशू होगा तो दैट विल बी नेगेटिव फॉर अस। तो इसलिए इस पॉइंट को हटा दिया गया। तो ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान में रखना कि अब कोई मैंडेटरी नहीं है आधार लिंक वीजा फॉर फॉरेनर्स, याद रखिएगा। इंडिया कोई इशू नहीं कर रहा है नॉन सिटीजन को आधार। पहले था कि हम एक टेम्पररी चीज जो है वो इशू करेंगे, डिबेट्स में काफी चला था, बट ये चीज याद रखना है कि अब नहीं है ये। अब देखो, क्लाइमेट चेंज और स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत चीज मैंने आपको बताई, कैसलर सिंड्रोम, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बताना है आप इसका आंसर लिख कर कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये है एक मेंस का क्वेश्चन, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने की। चलो गाइस, बस इतना ही था ये पूरे ओवरऑल टॉपिक्स। और आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है ज्ञान सर, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।